फर्स्ट पॉइंट था चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट था चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज, पता नहीं क्या हो गया इसके बाद, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। थर्ड पॉइंट था चार्ज always associated with mass। फोर्थ पॉइंट था चार्ज ऑब्जेक्ट always attract neutral object। चार्ज ऑब्जेक्ट always attract neutral object। हाँ समझा रहा है, फिफ्थ पॉइंट समझा रहा है ना। चार्ज ऑब्जेक्ट always attract neutral object, ये फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ रहा है, अब जो है फिफ्थ पॉइंट पे आ रहा है। इतना सब लोगों को क्लियर है? यस सर। अब आ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा अच्छे समझना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट पे होता है, फिफ्थ पॉइंट मैंने ये बोला कि लाइक पॉइंट चार्ज always repel each other। unlike point charge always attract each other। But this may not be true for extended या कह लो लार्ज चार्ज बॉडी। मतलब ये चीज बड़े चार्ज बॉडी के लिए में भी सही ना हो, मतलब ये तो सही हो भी सकता है और सही ना हो, ये कह रहा है ये। तो अब इसमें देखो क्या होता है, तो हम इसमें हम क्या लेंगे, जैसे मान लो ये मैंने एक प्लस चार्ज ले लिया, तो ये मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। ये पॉइंट चार्ज मतलब एक प्रोटॉन हो सकता है, या इतना चार्ज का इतना डायमेंशन छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि ये पॉइंट की तरह ट्रीट हो सकता है। तो ये प्लस प्लस है, चाहे मान लो माइनस माइनस है। ये पॉइंट चार्ज ले लिया, ये पॉइंट चार्ज ले लिया, चाहे प्लस प्लस हो सकता है, चाहे माइनस माइनस हो सकता है। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में ऑलवेज रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे को ऑलवेज रिपेल करेगा, इनके बीच में ऑलवेज रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक प्लस हो गया, एक पॉइंट चार्ज प्लस हो गया और एक पॉइंट चार्ज माइनस हो गया, है ना, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब अगर ये कोई एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब लार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लो एक बड़ा सा चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक बड़ा सा चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसमें प्लस प्लस है, इसमें भी क्या है प्लस प्लस, इसमें भी क्या है प्लस प्लस। तो इसमें रिपल्सन इन जनरल होना चाहिए, इन जनरल रिपल्सन होना चाहिए। या फिर इसमें माइनस माइनस है, इसमें माइनस माइनस है, तो इसमें भी रिपल्सन इन जनरल होना चाहिए। या फिर एक प्लस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनमें अट्रैक्शन होना चाहिए। ये नॉर्मल सिनेरियो है कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि दिस मे नॉट बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, मतलब ये जो बातें हैं ये सही नहीं हो सकती। तो अब हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये बात कब सही नहीं होगी कि सेम तरह के चार्ज आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं,
सेम तरह के चार्ज आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं, ये बात कब सही नहीं होगी, ये देखा जाएगा। तो देखो इसको हटाएं इसको। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो इसको। अब एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लिया जाए, जल्दी से होता ही एक एग्जांपल लिया जाए कि मैंने एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके से और एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके से। अब इस पे क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे है प्लस चार्ज और इस पे बहुत चार्ज है, इस पे प्लस जो है, इस पे बहुत चार्ज। फॉर एग्जांपल मान लो इस पे 10,000 1,00,000 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे भी कुछ चार्ज है, इस पे भी कुछ चार्ज है, इस पे मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको लाके मैंने यहाँ पास में रख दिया यहाँ पे। अब होगा क्या, दोनों कंडक्टर, दोनों कंडक्टर, दोनों कंडक्टर, ठीक है, दोनों कंडक्टर है, या फिर चलो एक कंडक्टर एक इंसुलेटर है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक कंडक्टर एक इंसुलेटर, ये जो है इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, और ये जो है कंडक्टर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है ना? विनीत को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, म्यूट अनम्यूट करो, आ जाएगा विनीत। ओके, तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा चार्ज है और इसमें कम चार्ज है, तो क्या होना चाहिए, दोनों में सेम तरह का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर रिपेल करना चाहिए, ये इसको इधर रिपेल करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये रिपेल नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब क्यों करेगा, ऐसा कंडीशन क्यों हो सकता है वो देखना है। देखो, हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नजदीक आता है तो उसमें चार्ज इंड्यूस होता है, जो इसका अपना चार्ज है उसके अलावा चार्ज इंड्यूस होगा। अब देखो क्या होगा इसमें, ये जो यहाँ पे 1,00,000 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है। अब चूंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज आ गया, तो चार्ज जो इसके अंदर, इस चार्ज के जो अंदर होगा, वो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जो है वो तो होगा ही होगा। मतलब यहाँ ऐसे समझो कि यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इस 10 पॉजिटिव चार्ज के अलावा केवल ऐसा तो नहीं रहा होगा कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहा होगा और 10 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से निकाल दिया गया होगा और 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसमें तो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कोई भी मैटर लेंगे, उस मैटर में बहुत सारे एटम और हर एक एटम के साथ एसोसिएटेड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें अभी भी बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे जो पूरे मैटर में घूम रहे हैं। अब जब ये उसके सामने मैंने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, जितने भी इसमें नेगेटिव वाले चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, सब क्या कहेगा कि यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो चलो इसकी तरफ चलते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आके जमा हो जाएंगे, इस एंड पे आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से हट के, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट के दूसरे एंड पे चला जाएगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन चार्ज, ये दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर उसमें जो चार्ज इंड्यूस होता है, हम एक फॉर्मूला बताया था कि इंड्यूस चार्ज, मतलब ये चार्ज इंड्यूस होता है वो कितना होता है, इस पे मान लो अगर Q चार्ज है तो Q1 - 1/K ऐसे होता है, Q1 - 1/K, जहाँ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताया था, इन्फिनिटी बताया था। तो जब यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, Q × 1 - 1/∞ आएगा और ये Q हो जाएगा। मतलब यहाँ जो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस सरफेस पे जो अलग से इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा,
अगर ये 1 लाख पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 लाख पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी 1 लाख नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे। और ठीक यहाँ 1 लाख नेगेटिव हुआ है, तो ये कहीं अलग से आया तो नहीं है ना, ये तो इसी कंडक्टर का पार्ट है, तो इसके अपोजिट यहाँ भी 1 लाख और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। और प्लस इसमें 10 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, तो इस एंड पे कह लो, इस एंड पे 1 लाख 110 पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे आ जाएंगे, और इस एंड पे कितना होगा, 1 लाख चार्ज हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? यस। सेकंड वाला है उसमें 10 ही पॉजिटिव चार्ज था। इनिशियली उसमें 10 पॉजिटिव चार्ज था, और पहले वाले में जो था ये 1 लाख पॉजिटिव चार्ज था। अभी भी देख लो, अभी भी इस पे नेट चार्ज कितना है, अभी भी इस पे नेट चार्ज 10 ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 लाख पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 1 लाख नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 1 लाख 10 पॉजिटिव चार्ज, इसको कंबाइन करोगे तो कितना आएगा, इस तरीके से 10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसके कारण इस एंड पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ गए और इस एंड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब देख सकते हो कि ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है और ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज के दूर है। ये जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, हम लोग पढ़ेंगे आगे कूलम्ब लॉ, वो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस होता है, मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से काफी अच्छा खासा वेरी करता है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इस एंड की बात करूं तो इस एंड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एंड जो चाहेगा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और ये जो है ये चाहेगा इसको रिपेल करना। मतलब हम अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसका फोटो बनाऊं अलग से, कि ये था ऑब्जेक्ट और ये था ऑब्जेक्ट, ये वाला एंड, ये एंड 1 ले लो, ये एंड 2 ले लो, ये वाला एंड इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। ये क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। अब फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस स्क्वायर के। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हाँ पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। कनिष्ठ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ ना, यहाँ पे बोला ना 1 लाख पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ नहीं। अब इसमें जो होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो फोर्स अधिक होगा वैसा नेचर शो करेगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात कर लो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए जो डिस्टेंस है ये है, मतलब ये है r मान लेते हैं या r2 मान लेते हैं, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो डिस्टेंस है वो r1 क्लियरली देख सकते हो कि r1 जो है स्मॉलर देन r2 हो जाएगा, एंड 1/r1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1/r2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। तो इस केस में चांसेस है कि ऑब्जेक्ट जो है क्या करे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। बोलो समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। बस ये चीज तभी होगा जब चार्ज बहुत ज्यादा होगा। यस हाँ, ये ध्यान रखना, ये तभी होगा जब एक ऑब्जेक्ट पे काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट पे कम चार्ज है। ये केस तभी पॉसिबल होगा जब एक ऑब्जेक्ट हाईली चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट पे कम चार्ज है, तभी इस तरह का सिनेरियो बनेगा। हाँ तनिष्क क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। अब लिखे हो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो पहले से था। हाँ पॉजिटिव चार्ज पहले तो था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले से कितना था, उसमें 10 ही पॉजिटिव चार्ज था ना। जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ देखो, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया यहाँ पे, इस पे था 1 लाख पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये जो लिया इस पे हमने 10 पॉजिटिव चार्ज लिया। अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ कि इसके डायमेंशन के कारण और चार्ज का जो इंडक्शन होता है उसके नेचर के कारण, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें रहने वाले नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसमें रहने वाले पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर फेंकेगा। अब हम जानते हैं कंडक्टर में उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है जितना चार्ज ऑब्जेक्ट जो उसके पास आता है।
तो इसमें अगर 10 लाख पॉजिटिव चार्ज है, 1 लाख पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें ये 10 पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलग से उसको दिया गया है। अब इसके अलावा ये जो कंडक्टर था, इसमें 1 लाख नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होंगे एंड 1 लाख पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होंगे। उसके अलावा 10 पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। इस इंड पे 1 लाख नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस इंड पे 1 लाख 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑल्दो ये चार्ज थोड़ा सा बड़ा है, इसका रिपल्सन जो है ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन फोर्स जो होता है वो किस पे होता है? पोजीशन पे, जो उसके बीच में डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चांसेस ये है कि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि इसका अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो जाए? डोमिनेट कर जाए और रिपल्सन का फोर्स उसे कम हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए इसमें चांसेस है कि दो सिमिलर तरह के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तनिष्क का क्वेश्चन था, तनिष्क को समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आ गया। ओके, तो इसमें हम कंडीशन लिख देंगे। उसमें लिखना कंडीशन कि ये कब होगा। ये जो है वहां लिखे हो, बट दिस में नॉट ट्रू फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, लेकिन ये ट्रू कब होगा? दैट इज अगर दोनों इंसुलेटर हो, उसमें भी यही बात हो सकती है। दोनों इंसुलेटर हो फिर भी उसमें ये बात हो सकती है। वही देखो, डिपेंड करता है कि एक अगर काफी हाईली चार्ज है, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंडक्टर हो, इस पे तुम क्या किए? इस पे तुम 10 की पावर 5 पॉजिटिव चार्ज डाल दो और इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज डाल दो। चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, चार्ज तो इंड्यूस होगा ही होगा। अगर तुमने यहाँ पे ये चार्ज डाल दिया तो अब क्या होगा? इस पे चार्ज इंड्यूस हो गए। अब बिल्कुल अगर ये दोनों इंसुलेटर है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस पे अब कितना चार्ज इंड्यूस हो। इस पे जो है अब 10 की पावर 5 चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इस पे 10 की पावर 3 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो और इस पे 10 की पावर 3 पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो और प्लस इसमें 5 और चार्ज एडअप हो जाएगा। अगर मैं डायमेंशन काफी बड़ा ले लेता हूं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इसके नजदीक आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इस केस में चांसेस है कि दो सिमिलर तरह के चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आई होप अमन का डाउट था, अमन को समझ में आ गया होगा। अमन सुन पा रहे हो? यस सर, समझ आ गया। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टू सिमिलर उसी पॉइंट पे लिखना, टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट may attract each other if charged on one object is very large with respect to another object। तो ये चांसेस है। ओके, तो ये था तुम्हारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये मैंने इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, जेई में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें मैक्सिमम लोग गलत करके आ गए थे। ऑप्शन दिया गया था सिमिलर नेचर का चार्ज ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में क्या हो सकता है? उनके बीच में केवल रिपल्सन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा, मस्ट बी रिपल्सन होगा, या फोर्थ उसमें ऑप्शन था मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन। तो उसमें ऑप्शन 4 सही था, जिसको सब लोग गलत करके आ गए थे। ध्यान रखना है इस चीज को।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी है चार्ज इज relativistically invariant। ये प्रॉपर्टी का इस प्रॉपर्टी का लाइन जो है स्टेटमेंट यही है, और इस स्टेटमेंट से समझ में कुछ नहीं आता। तो देखो इसमें ये बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि केमिस्ट्री में शायद बताया गया होगा कि मास जो होता है किसी भी चीज का मास, क्योंकि चार्ज जो है फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ एसोसिएटेड होता है और सब में मास भी होता है, और उन फंडामेंटल पार्टिकल का मास वो उनके स्पीड पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, यहाँ भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लें, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2, तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है मास 2, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि मास जो है कांस्टेंट नहीं होता है, मास जो होता है उसका एग्जैक्ट जो आएगा वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से, जहां m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस समय उसका जो मास होगा वो रेस्ट मास होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मास जो है चेंज होगा, मास इंक्रीज करता है। कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात बताई गई मास के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं कि मास इज रिलेटिविस्टिकली नॉट इनवेरिएंट, मतलब स्पीड के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से या वेलोसिटी के हिसाब से मास ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे है ना, तो उसका मास बढ़ेगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में v इक्वल टू कितना कर दो, c कर दो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको लाइट के स्पीड से मूव कराओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से मूव कराओगे तो उसका मास जो हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मास जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट नहीं है, लेकिन चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो, या चार्ज मोशन में है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है या जो उसका नेचर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का मतलब ये हुआ इसका कि रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि nature and magnitude of charge on an object is independent of its velocity। इसका मतलब ये हुआ, that is nature and magnitude of charge on an object, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, is independent to its speed। कहने का मतलब जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में हो जाएगा। इसका ओवरऑल मतलब, हाँ समझ में आया? यस सर। ये है 6th प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुके थे, जब हम बताया था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाला है, सब बता चुके थे। इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले थे और उसमें बताया गया था कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। एंड अगर वही चार्ज
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करेगा, लेकिन वही चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी है अ चार्ज एट रेस्ट, a charge at rest produce only electric field, produce only electric field, electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं। and a charge in uniform motion, a charge in uniform motion, uniform motion, uniform motion मतलब constant velocity, constant velocity produce electric as well as magnetic field, magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर होता है बी से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट अ चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन, इन एक्सीलरेटेड, अ चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूस electric field, magnetic field and also radiate energy in form of electromagnetic wave, electromagnetic wave। मतलब अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसके साथ खाली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, मतलब ये नॉन जीरो हो जाएगा। एंड उसके अलावा अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक्सीलरेटेड मोशन में है, मतलब एक्सीलरेशन 0 नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी तीनों ये रेडिएट करेगा। तो ये तो आसान प्रॉपर्टी था, ये सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लिखो तो स्क्रीनशॉट ले लिए, चेंज कर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, charge is quantized, charge is quantized, charge is quantized। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है, मान लो जैसे यहाँ पे चार्ज, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देख चुके हैं कि चार्ज आता कैसे है। ये जो ऑब्जेक्ट रहा होगा इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए गए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, रिमूव हुआ होगा। रिमूव होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। यहाँ पे तुमको 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकाल दिए गए होंगे। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए होंगे, तो इस पे कितना चार्ज होगा। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुमने पूछा कितना कूलम चार्ज होगा, तो तुम बोलोगे अभी इस पे 6 ऑफ
6 ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका इक्वल है। मतलब कितना है 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है इस पे कुछ निगेटिव चार्ज है, इसमें मान लो निगेटिव चार्ज है 7 निगेटिव चार्ज है, इसमें क्या बोलोगे 7 इस पे जो चार्ज है 7 ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। मतलब ये है -7 इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज आएगा वो चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ये जो नंबर है इस नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ। तो चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि चार्ज Q on a body always exist as an integral multiple of fundamental unit of charge। कौन सा E, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मतलब चार्ज Q जो होगा तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, एंड N इंटू कितना हो जाएगा E हो जाएगा, N इंटू E हो जाएगा। जहां पे N क्या है, N जो है इंटीजर, चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल का है। ये समझ में आया? यस सर। अब एक ध्यान रखना इसमें कि इलेक्ट्रॉन या जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है उनको भी जब तोड़ा गया तो वो भी जो है वही फर्दर टूटते हैं। मतलब उनका ही बेसिक यूनिट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब तोड़ते हैं तो वो जो टूटता है उसका नाम होता है क्वार्क। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब तोड़ा जाता है तो टूट के जो बनता है वो क्वार्क होता है। लेकिन वो क्वार्क जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्वार्क हमेशा अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्वार्क जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्वार्क दो तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क पे +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अप क्वार्क जो होगा, अप क्वार्क जो होगा उस पे +2/3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इतना चार्ज होगा। अब देख लो ये जो 2/3 है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज नहीं है। और डाउन क्वार्क जो होता है, डाउन क्वार्क जो है उस पे -1/3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। इस पे भी जो है ये जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं। लेकिन अब ये भी लिखा हुआ है, ये भी है इसमें, ये जो अप क्वार्क है चाहे डाउन क्वार्क है, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी एग्जिस्ट करते हैं तो अप के साथ डाउन होना ही चाहिए, उनको अलग से मतलब सेपरेट करके नहीं रखा जा सकता है। तो चार्ज जब भी स्टेबल चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब ये भी फर्दर निकाला गया है, इसको मैं स्क्रीन से हटा रहा है। यही फर्दर निकाला गया है कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन वो जो बना होता है 2 अप क्वार्क से, 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, और अप क्वार्क जो है, अप क्वार्क उसमें चार्ज होता है +2/3 E का इक्वल, और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है, डाउन क्वार्क पे तो -1/3 होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 E
-1/3e। इसको एडअप कर दो तो ये हो गया 3 यहाँ से 4e माइनस e, ये हो गया 3/3e, ये कैंसिल होके e आ गया, है ना। तो प्रोटॉन जो है उस पर कितना e चार्ज, मतलब कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। लेकिन ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं, ये जब भी एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो चार्ज हमेशा जो होगा क्वांटाइज होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो आ जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। हम ये नहीं कर सकते कि किसी में 2.5 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, मतलब 5/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होगा। ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये क्वांटाइजेशन नहीं है इसका। तो नेक्स्ट ये जो प्रॉपर्टी था ये था कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एंड Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne का फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर? तो एक क्वार्क होता क्या है? खीलने स्टार्ट कर दी। हमारे एटम किससे बना हुआ है? फंडामेंटल पार्टिकल से। एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ना। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिससे बने होते हैं उसका नाम होता है क्वार्क। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब तोड़ा जाता है तो क्वार्क में आता है, क्वार्क को जब तोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स में आता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाता है बेरियन में आता है, इस तरह हम तोड़ते चले जाते हैं और फाइनली जो आता है वो बोसॉन में आता है। तो वो सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हायर लेवल, वो पार्टिकल फिजिक्स की चीजें हैं। हमें जो अपनी बातें सीमित रखनी है वो रखनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही इंडिपेंडेंटली अलग से एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी इसको जो फर्दर ब्रेकिंग होता है वो सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्वार्क वगैरह जो है ना वो आगे पढ़ना है, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ना है सब। यहाँ पे था एक्स्ट्रा, इसे बता दिया। ओके आगे बढ़े। यस सर। और फाइनल जो है फाइनल प्रॉपर्टी उसको भी लिख डालो, अब समय तो हो चुका है वैसे। फाइनल प्रॉपर्टी है 9th, दैट इज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसका एक और फॉर्म होता है कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जानते हैं ना, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही है आत्मा अजर अमर है, न पैदा होती है न मरती है, तो चार्ज का भी वही है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, अब ये सेशन खत्म होने वाला है और सेशन खत्म होने के साथ क्लास भी खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। और आई होप कल कोई गड़बड़ी ना हो, आज तो काफी गड़बड़ हो गया। चलो फिर कल फिर नेक्स्ट क्लास।